हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारा हिंदू लॉ का नेक्स्ट वीडियो है। और हमने अभी पीछे द हिंदू मैरिज एक्ट ख़त्म किया था, तो आज से हम द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। सेक्शन 21C हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 21C डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जो बताता है, वो मेरे से थोड़ा गलत बताया गया था आपको, उसके लिए सॉरी। और मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, तो जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े तो मुझे अच्छा लगा वो देखकर कि आप लोग मेरे साथ इतने कनेक्टेड हैं और इतने एक्टिव हैं कि आपने मेरी मिस्टेक भी पकड़ी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और गलती हुई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो ये था कि एविडेंस कैसा भी हो, अ, अगर उस पर कोई स्टैंप नहीं होता या वो रजिस्टर्ड नहीं भी होता, तो भी वो एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। जैसा आप लोगों ने कमेंट पे लिखा था, वो बिल्कुल सही बात है। पर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफ़ी एक्टिवनेस दिखाई अपनी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं आप लोग बेयर एक्ट वगैरह नहीं पढ़ते या नहीं इतना ध्यान देते मेरी वीडियोस पे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस तरीके से ही मुझे और आगे ये मिलेगा कि भाई मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहिएगा। और ये चीज़ मैं बता देती हूँ, मुझे अच्छा लगा इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसी गलती मैं कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी ना कभी तो करती रहूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। आइए शुरू करते हैं। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956, इसका एक्ट नंबर है 78 और इन्फोर्स हुआ था 21 दिसंबर 1956 में। अब ये क्या कहता है, इसमें मैंने सेक्शन 1 से 4 तक का पोर्शन छोड़ दिया है, वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, तो आप लोग उसे खुद रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं इसके सेकंड चैप्टर से, जो सेक्शन 5 से स्टार्ट है। सेक्शन 5 क्या कहता है, दत्तक इस अधिनियम द्वारा विनियमित होंगे। मतलब इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये कह रहा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो अडॉप्शन किए जाएंगे, जो भी उनका प्रोसीजर होगा, वो इस एक्ट के अंतर्गत ही होगा। अगर इस एक्ट की दी हुई कंडीशंस का वॉयलेशन करता है कहीं से भी, तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। इस एक्ट के उल्लंघन में किसी भी तरीके का दत्तक शून्य घोषित होगा। ठीक है। बी कहता है कि जब कोई अडॉप्शन ऐसा हुआ है जो ऑटोमेटिकली वॉइड घोषित कर दिया गया है, जिसमें इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, और उसको पहले से ही वॉइड घोषित कर दिया है, तो जो इंसान अडॉप्ट किया जा रहा था और जो लोग उसे अडॉप्ट कर रहे थे, उस अडॉप्टिव चाइल्ड का उन पर कोई राइट नहीं एक्वायर होगा। जब वो अडॉप्शन ही वॉइड घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब अडॉप्शन ही नहीं रहा, तो अडॉप्टिव फैमिली के ऊपर उसका कोई राइट नहीं रहता किसी भी तरीके का। 5 इतनी ही बात कहता है। फिर बात आती है 6 की। 6 कहता है विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। क्या क्या अपेक्षाएं होंगी, तो इसमें 4 बातें कही गई हैं कि कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा। कब तक, जब दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने में समर्थ या अधिकार न रखता हो। ठीक है। देने वाला समर्थ न हो। जो व्यक्ति दत्तक के रूप में लिया जाने योग्य है वो योग्य ना हो। और चौथा, इस अध्याय की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है। अब इसमें नेगेटिव तौर पे दी हुई है, मैं आपको पॉजिटिव वे में इसको समझाती हूँ कि उन्होंने कहा है कि क्या क्या किसी अडॉप्शन के लिए क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। ठीक। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो दत्तक लेने वाला व्यक्ति है, वो लेने में कैपेबल होना चाहिए, उसको वो राइट होना चाहिए। सेकंड कहती है कि जो देने वाला व्यक्ति है वो देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। थर्ड कहता है कि जिस पर्सन का अडॉप्शन किया जा रहा है वो अडॉप्ट करने योग्य होना चाहिए। और फोर्थ कहता है कि इस एक्ट के शर्तों के अंदर होना चाहिए, इसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। इतनी बात सेक्शन 6 कहता है। अब चलते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कहता है 7 और 8 दोनों सेम है, बस 7 मेल की बात करता है और 8 फीमेल की बात करता है। 7 कहता है
कि किस हिंदू पुरुष के दत्तक लेने में की सामर्थ्यता, कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि पहली कैपेसिटी क्या है कि भाई वो हिंदू होना चाहिए, दूसरी साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरी माइनर नहीं होना चाहिए, तब वो किसी भी बॉय या गर्ल को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि अगर उसकी वाइफ जिंदा है, जीवित है, तो उसकी कंसेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। बिना उसकी कंसेंट के अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन दी हुई हैं जिसमें वाइफ की कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। कब? जब वो जीवित ना हो, या कोर्ट ने उसे अनसाउंड घोषित कर दिया हो, या फिर वो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, ठीक है, या उसने संन्यास ले लिया हो। तब ऐसी कंडीशन में वाइफ की कंसेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि माइनर, इसमें शब्द आया था ना कि जो कैपेसिटी में दिखाया हुआ है कि जो लेने वाला व्यक्ति है वो माइनर ना हो, तो माइनर की बात इसके सेक्शन 3 क्लॉज सी में बताई गई है डेफिनेशन। और उसमें ये दिया गया है कि माइनर का मतलब वो है कि जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी ना की हो, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 कहता है कि हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्यता सेम एज सेक्शन 7, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ उसकी वाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, यहाँ पे हस्बैंड के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। सेम वही बातें हैं जो सेक्शन 7 में कही हैं, इसे समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है इतना। आगे चलते हैं सेक्शन 9 पर। 9 कहता है दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, कौन होगा। तो इसमें बताया है कि हु कैन गिव अडॉप्शन, भाई फादर, मदर या गार्जियन। फादर मदर इक्वल राइट रखते हैं, इसलिए उन्हें एक में ही जोड़ेंगे अगर वो एक साथ हैं, वरना फादर मदर या गार्जियन। अब गार्जियन की बात आती है कि गार्जियन कौन होगा। भाई गार्जियन वो होगा जिसके माता पिता नहीं रहे, मतलब इस संसार में है ही नहीं, जीवित ही नहीं है वो, तो जिसकी कस्टडी में वो माइनर है, वो चाइल्ड है जिसको अडॉप्ट करना है, वो गार्जियन होगा। दूसरा, अगर कोई भी नहीं है उसका, तो अगर वो जिस अनाथालय ऑर्फनेज में जिसमें भी था, तो उसका मैनेजर उसका गार्जियन होगा, ठीक है। पर बात आती है कि इन दोनों को अडॉप्शन देने के लिए परमिशन कोर्ट से लेनी बहुत ज़रूरी है। ये बिना कोर्ट की परमिशन के अडॉप्शन नहीं कर सकते, नहीं दे सकते मतलब। अब वो कोर्ट कौन सी होगी, सिटी सिविल कोर्ट भी हो सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है। अब जब ये बात आती है गार्जियन के तौर पे, तो उसमें कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि उस चाइल्ड का वेलफेयर किस में है, वो चाइल्ड के वेलफेयर को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ आ गई कि फादर मदर और गार्जियन, बस गार्जियन के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई की जाती है कि भाई वो विदाउट कोर्ट कोई अडॉप्शन नहीं दे सकता, क्लियर। और एक चीज़ और, दो बातें इसमें और आती हैं कि अगर उनको लगता है कि भाई वेलफेयर की बात जब आती है चाइल्ड के, अगर कोर्ट को लगता है, कुछ डाउट होता है, तो वो वहाँ पे अगर बच्चा जवाब देने में सक्षम है तो वो उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन केवल राय के तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि उसने अगर मना कर दी या कि नहीं भाई मुझे तो इनके साथ नहीं रहना, मुझे यही रहना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसी बात पर अपना कोई मत बनाएगा, ठीक है। सिर्फ राय के तौर पर उससे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 कहता है हु में अडॉप्ट, हु में अडॉप्ट, किसको अडॉप्ट, किस व्यक्ति जो अडॉप्ट किया जा सकता है वो क्या है। भाई सबसे पहली चीज़ कि हिंदू होना चाहिए। दूसरी चीज़, पहले, इससे पहले कभी अडॉप्ट नहीं किया गया हो, ठीक है। तीसरी चीज़, मैरिड नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़,
15 साल की उम्र पूरी ना करी हो। ठीक है। अब पहली दो कंडीशन तो अलग हो गई कि भाई हिंदू होना चाहिए और पहले कहीं पे भी अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। बाद की जो कंडीशन है दोनों, कि अनमैरिड होना चाहिए और 15 साल की उम्र पूरी ना की हो, इनमें थोड़ा सा एक कंडीशन आ जाती है। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिट रिलेशंस में पढ़ा था ना, कि अगर कहीं रूढ़ी या प्रथा है कि भाई उनके यहाँ प्रोहिबिट रिलेशन में शादी हो सकती है, वही सेम कंडीशन यहाँ आ जाती है कि अगर किसी जगह में ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा है जहाँ पर मैरिड व्यक्ति को या 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा सकता है और वो वहाँ के लॉ में आ चुकी है, तो वहाँ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होंगी दो कंडीशन, वरना जनरली ये चारों कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 बताता है विधि मान्य दत्तक की अन्य शर्तें। ठीक, अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन क्या है? इसमें नंबर 1 कहता है, हमने जो कंडीशन सेक्शन 6 में पढ़ी थी कैपेसिटी के बारे में, वो कैपेसिटी क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर भी बताई गई है। थोड़ी सी यहाँ आती हैं, थोड़ी सी 10 में आ जाती हैं। तो 11 क्या कहता है? सब पहला पॉइंट कहता है इसका कि अगर किसी बॉय को अडॉप्ट किया जा रहा है तो जो लोग अडॉप्ट करने वाली जो फैमिली है जो लेगी उसको, उनके यहाँ पहले से कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए उनके पूरे खानदान में। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है कि अगर वो लड़के को गोद ले रहे हैं तो उनके पूरे खानदान में लड़का नहीं होना चाहिए, उनके अपने परिवार के खानदान में। दूसरा, एक कंडीशन बनती है जिसमें वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनके खानदान में भी कोई पहले से लड़का है। वो कब? अगर उस लड़के ने संन्यास ले लिया हो या धर्म परिवर्तन कर लिया हो। ठीक, अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वहाँ पर वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी और लड़के को भी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आती है, सेम वही कंडीशन गर्ल के लिए आ जाती है कि कब एक लड़की को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है गर्ल के लिए, पहली बात आती है बॉय के लिए। तो दूसरा पॉइंट गर्ल का हो गया। सेम वही बात जो ऊपर कही है, उनके पूरे खानदान में लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो ले सकते हैं। क्लियर? तीसरी बात आती है कि अगर मेल किसी गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है, अगर कोई पुरुष किसी लड़की को अडॉप्ट कर रहा है तो उनके बीच में दोनों के 21 साल का गैप होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितना गैप होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि 21 साल का गैप होना चाहिए। इसका क्लॉज 3 और क्लॉज 4 दोनों एज के लिए दिए हुए हैं। एज में दोनों के ही ऊपर अगर कोई मेल फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, फीमेल गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है, और अगर कोई फीमेल बॉय को अडॉप्ट कर रही है, तो दोनों में 21 साल का गैप होना चाहिए। क्लियर? 3 और 4 यहाँ हो गए। अब 5 कहता है कि दो लोग सेम टाइम में और सेम पर्सन, मतलब दो लोग हैं, एक ही पर्सन को एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते। समझे आप इस बात से कि एक व्यक्ति को दो लोग एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया 2 भाई हैं, उन 2 भाइयों ने किसी एक ही लड़के को या लड़की को अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पर वो अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा। एक साथ एक टाइम पर 2 बाप या 2 माँ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए एक समय में एक व्यक्ति का 2 जने अडॉप्शन नहीं कर सकते। 6 पॉइंट कहता है कि अडॉप्शन की जो प्रोसीजर है तो उसमें पेरेंट और गार्जियन जो भी कोई अडॉप्शन के लिए वहाँ, मतलब अडॉप्शन देने के लिए, अडॉप्ट देने के लिए बच्चे को वहाँ है, वो अडॉप्शन जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ प्रोसीजर हो रहा है, उसमें एक्चुअल में बच्चे को देंगे वो। ये नहीं कि दिखाने के लिए हमने दिखा दिया कि जी हाँ हमने तो अडॉप्शन कर लिया और बच्चा तो हमारे घर में ही है। नहीं, अगर अडॉप्शन दिया जा रहा है तो पेरेंट्स और गार्जियन की तरफ से वो एक्चुअल में बच्चे को देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ कही है उन्होंने कि देने के बाद, जैसे इसमें दत्तक होम
करना ज़रूरी नहीं है। होम से मतलब होता है कि हवन टाइप, ठीक है। तो किसी भी तरीके का पहले की प्रथा होगी, जब ये एक्ट नहीं था उससे पहले की प्रथा होगी कि जब किसी को गोद लिया जाता था तो लेने वाली फैमिली अपने यहाँ पे दत्तक होम कराती थी, मतलब हवन कराती थी उसके लिए, या कुछ भी ऐसा कोई ओकेजन रखती थी या कोई ऐसा फंक्शन रखते थे। वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप फैमिलियर ऐसी फंक्शन कर सकते हैं कि आपने कोई फंक्शन रखा लोगों को बताने के लिए कि देखो हमने ये अडॉप्ट किया, ये अब से हमारा परिवार का हिस्सा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन स्पेशल आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 में आप एक केस नोट कर लीजिए। केस है LS कोठारी वर्सेस SR कुमार का, 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। और इसमें कहा कि हिंदू विधि के अंतर्गत लेने और देने का कर्मकांड वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। अंडर द हिंदू लॉ द सेरेमनी ऑफ गिवन एंड टेकिंग इज एसेंशियल फॉर द वैलिड अडॉप्शन। किसमें कही है? LS कोठारी वर्सेस SR कुमार, 1961 सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, मैंने आपको बोला ना कि होम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक कोई फंक्शन रख सकते हैं ये बताने के, क्योंकि प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, कि इतने लोगों को पता तो हो कि हाँ आपने बेटा लिया है तो ये आपका बेटा है हाथ से, सिर्फ इसलिए। अब बात आती है सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 क्या बताता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन के बारे में। इफ़ेक्ट क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब कोई अडॉप्शन किया जाता है तो जिस पर्सन का अडॉप्ट किया जा रहा है, जो अडॉप्टिव पर्सन है, उसका अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से कोई रिलेशन नहीं रह जाता। फिर उसके पेरेंट कौन होंगे? जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक, उनसे उसका रिलेशन जुड़ जाता है, बायोलॉजिकल पेरेंट से उसका नाता ख़त्म हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक कंडीशन है कि भले ही उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अपने किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रह गया है, लेकिन अगर वहाँ पर प्रोहिबिट रिलेशन थे जिनमें वो शादी नहीं कर सकता, तो वही चीज़ यहाँ पर भी उसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब कहने का ये है कि भले ही अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जिन बायोलॉजिकल रिश्तेदारों में जो उसके नेचुरल रिलेशन थे, जिनमें वो उस टाइम शादी नहीं कर सकता था, तो अडॉप्ट होने के बाद भी उनमें वो शादी नहीं कर सकता बाद में भी। अगर उसकी कोई बहन है तो अब वहाँ से उसका नाता ख़त्म हो गया है और वो दूसरे परिवार में आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे परिवार में आ गया तो वो उसकी बहन नहीं रह गई, वो उससे शादी कर लेगा, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी तरीके की कोई अडॉप्शन से पहले उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो उस प्रॉपर्टी में उसका वही राइट रहेगा अडॉप्शन के बाद भी जो अडॉप्शन से पहले था। मतलब अगर उसके लिए कोई प्रॉपर्टी वेस्ट की गई है तो उसका राइट अडॉप्शन के बाद भी बना रहेगा, भले ही बायोलॉजिकल पेरेंट से उसका कोई रिलेशन ना रह गया हो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। 13 क्या कहता है? अब इसमें 13 बताता है दत्तक जनकों का अपनी संपत्ति के वयन का अधिकार। इसमें अभी 13 में अभी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आप 12 में केस नोट करें। सीताबाई वर्सेस रामचंद्र, 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा, विधवा द्वारा दत्तक लिया गया पुत्र केवल उसका ही पुत्र नहीं होगा, बल्कि विधवा के मृतक पति का भी पुत्र होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के हस्बैंड ने गोद लिया है, उसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है, या वाइफ ने गोद लिया है, हस्बैंड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उससे जिन्होंने उसे गोद लिया है उस फादर या मदर से उसका कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा। नहीं, जो उसका पति था, भले ही उसका स्वर्गवास हो गया है, और अगर विडो है और उसने बाद में अडॉप्ट किया है, तो वो पति उसका फादर ही रहेगा। ठीक, यही बात इसमें कही है कि अ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय द विडो विल बी डीम्ड टू बी अ चाइल्ड, नॉट ओनली द विडो बट ऑल्सो द डिजीज्ड हस्बैंड ऑफ द विडो।
सीताबाई वर्सेस रामचंद्र 1970 सुप्रीम कोर्ट, ये सेक्शन 12 के लिए केस था। अब चलते हैं हम 13 पे। 13 कहता है राइट टू अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ कही है कि भाई जो प्रॉपर्टी अडॉप्टिव पेरेंट्स के नाम है तो उनके पास फुल राइट है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी का किसी भी तरह से ट्रांसफ़र करें, किसी को भी कुछ भी करें, उनको अपनी प्रॉपर्टी में फुल राइट है। उनकी उस प्रॉपर्टी से अडॉप्टेड चाइल्ड उनके राइट्स नहीं छीन सकता, उनको उनकी प्रॉपर्टी के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। उस पर उसका कोई हक नहीं है। उसे तो अगर चाहिए तो वो तो बाद में उसे इस तरह उन्हें रखना पड़ेगा कि हाँ भाई वो प्रॉपर्टी के उसके नाम कर दे, या उनका मन है वो जिसको भी दें या अपने पास रखें या कुछ भी करें, लेकिन उनके इस राइट में अडॉप्टिव चाइल्ड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पेरेंट्स को फुल राइट है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक, अब बात आती है सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 क्या कहता है, कुछ दशा में दत्तक माता का अवधारण। ये क्या कहता है कि भाई जहाँ कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है, ठीक, किसी भी माइनर को गोद लेता है तो वो उसकी मदर कहलाई जाएगी, पहली कंडीशन। ठीक है भाई, अब जैसा उसमें बताया कि अगर हस्बैंड गोद ले रहा है और उसकी वाइफ है तो वो उसकी मदर होगी, और वाइफ गोद ले रही है उसका हस्बैंड है, क्योंकि कंसर्ट तो सेम है ना, दोनों की इक्वल कंसर्ट है, बिना कंसर्ट के तो ना दे सकता ना ले सकता। तो वो तो बात पूरी हो गई, क्लियर यहाँ फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड कहता है कि जहाँ दत्तक ऐसे अधिक पत्नियों की सम्मति से किया गया है वहाँ उनमें से सबसे पूर्व विवाहित दत्तक माता समझी जाएगी और बाकी अन्य सौतेली माता है। अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, ठीक, सम्मति तो सबकी चाहिए लेकिन कंसेंट सबकी होनी चाहिए उसमें, पर जो सबसे पहली विवाहित थी, जो सबसे जिससे उसने सबसे पहले शादी की थी हस्बैंड ने, वो उसकी माता रहेगी, और उसको छोड़कर बाकी जितनी भी होंगी वो उसकी सौतेली माता मानी जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैरिज में उसकी जो वाइफ होगी या जो हस्बैंड होगा वो ही उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स माने जाएंगे। उनके अलावा दोनों के लिए कंडीशन वही है कि उनके आगे सौतेला शब्द जुड़ जाएगा। अब बात आती है थर्ड की कि जहाँ कोई विधुर या कुंवारा किसी माइनर को दत्तक लेता है, वहाँ ऐसी कोई पत्नी जिससे वह तत्पश्चात शादी करे दत्तक अपत्य की सौतेली माता समझी जाएगी। अगर कोई, भाई हमने अभी पीछे सीताबाई का केस पढ़ा था, उसमें विधवा ने लिया था, तो जो उसका हस्बैंड था वो उसका फादर माना गया। अब वो अगर उसके मर जाने के बाद किसी और से शादी कर लेती है तो क्या होगा, वो सौतेला बाप होगा उसका, लेकिन वो माता ही रहेगी उसकी। ठीक, यही बात इसमें कही गई है कि अगर कोई अनमैरिड या कोई विडोअर अगर किसी माइनर को गोद लेता है तो जब वो शादी करेगा तो वो उसकी क्या होगी, सौतेली माता समझी जाएगी, क्योंकि वो तो सिंगल पेरेंट था ना, सिंगल पेरेंट था वो, शादी कर ली तो उसकी सौतेली माता, या उसने मतलब विधवा था, विधुर था, विधुर होने के बाद उसने शादी की है तब भी वो उसकी सौतेली माता समझी जाएगी। 4 में यही बात कही है फीमेल के लिए कि जो कोई विधवा थी या अविवाहित नारी थी किसी माइनर को अडॉप्ट करती है तो वहाँ कोई पति जिससे वह बाद में शादी करे दत्तक माइनर का सौतेला पिता होगा। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 कहता है कि विधिमान्य दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा, वैलिड ऑप्शन नॉट बी कैंसल्ड। जो एक बार हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं है कि जब मन करा मैंने कैंसिल कर दिया और मन करा मैंने अडॉप्ट कर लिया। क्लियर,
जो हो चुका है वो हो चुका है, अडॉप्शन हो चुका है तो हो चुका है, वो दोबारा कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर, इसमें इतनी बात कही है। इसमें केस है किशोरी लाल वर्सेस चालती बाई, 1959 का केस है ये। इसमें कहा दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा तथा भार उस पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है। द अडॉप्शन इज टू बी प्रूव्ड एज अ फैक्ट एंड द बर्डन इज ऑन द पर्सन हु asserts so। किशोर लाल वर्सेस चालती बाई, 1959 सुप्रीम कोर्ट। तो आज की हमारी वीडियो इतनी रहेगी, बाकी के 15 सेक्शन और बचे हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अपने कमेंट करते रहें जैसे आप करते आ रहे हैं, और इसी तरह से लाइक एंड शेयर करें हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। द माइंड मेंटेनर टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।